हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज 13 फरवरी है और सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है, तो उनके शुभ अवसर पर जन्मदिन के हम ये कॉमिक्स लेकर आए हैं और ये पार्ट 2 है। हम इसका पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी बीच सरोजिनी को होम रूल प्रतिनिधि मंडल की सदस्य बनकर इंग्लैंड जाना पड़ा। जाने से पहले वह गांधी जी से मिली, पूरी सच्चाई बयान करना, सारे विश्व को इन अत्याचारों के बारे में बताना। इंग्लैंड में, तुम साम्राज्य के योग्य नहीं, तुम अपनी आत्मा खो चुके हो, तुम्हारी आत्मा पर खून का धब्बा है। उसके भाषणों से सनसनी फैल गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बारे में जवाबदेही हुई। क्या ऐसा संभव है? हमारे देश के लोग इतना नफरत भरा व्यवहार कर सकते हैं? उसके शब्दों में सच्चाई की झलक है। सरोजिनी ने फिर यूरोप का भ्रमण किया। उसने उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के शांतिपूर्ण संघर्ष पर बल दिया। हम सोचते हैं कि भारतीय असभ्य हैं, लेकिन यह महिला तो बहुत बुद्धिमान और स्पष्ट वक्ता है। वह राजनीति में भी सक्रिय है। सरोजनी के प्रयासों के फलस्वरूप विश्व का ध्यान भारत पर केंद्रित हो गया। उधर भारत में गांधी जी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नागपुर कांग्रेस में शांतिपूर्ण असहयोग ही हमारी मुक्ति का एकमात्र तरीका है। आंदोलन ने जोर पकड़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स वापस जाओ। इसी उथल पुथल के समय में सरोजिनी भारत लौटी और आंदोलन में कूद पड़ी। अधिकारियों के साथ सहयोग मत करो, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करो। गांधी चिंतित थे कि कहीं कोई हिंसा ना हो। प्रिंस के आगमन के दिन थोड़े दंगे और गड़बड़ी फैली। गेटवे पर उपद्रव हो रहे हैं। सरोजनी जाकर लोगों को शांत करो। सरोजनी को ऐसे काम कई बार करने पड़ते थे। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, भड़को मत, शांत रहो, हिंसा मत करो। लेकिन लोग हिंसा के आवेश में पागल हो गए थे। बहुतों की जानें गईं। सरोजनी हर रोज गांधी जी को देश की हालत बताती थी। वह पूर्णतः निराश हो चुके थे। तीसरे दिन, मैं 5 दिन उपवास करूंगा, मेरे लोग जरूर ठीक रास्ता अपनाएंगे। सरोजनी रात दिन उपद्रवियों के बीच काम करती। मुझे डॉक्टरों की ज़रूरत होगी, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। वह सीधे गांधी जी के पास गईं। तुम भारत की सच्ची पुत्री हो। असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। गांधी जी ने कहा, असहयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी दो। सरोजनी ने छात्रों का आह्वान किया कि वे सब स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें। तुम हमारे नए सैनिक हो, मेरे साथ आज़ादी के मंदिर की ओर चलो। वंदे मातरम। 1922 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत खराब वर्ष था। चौरा चौरी में सत्याग्रह की परिणति हिस्सा हिंसा में बदल गया। गांधी जी ने सभी आंदोलन स्थगित कर दिए और कांग्रेस से अलग हो गए। हमें समाज सुधार पर ध्यान देना चाहिए और आत्मसंयम सीखना चाहिए। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च 1922 में अहमदाबाद में उनका मुकदमा शुरू हुआ। सरोजनी और नेहरू दोनों उनके साथ थे। गांधी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। तुम्हारे आदर्श ऊंचे हैं और जीवन महात्माओं का, फिर भी तुम्हारी जांच करना मेरा कर्तव्य है। पाप के साथ असहयोग करना भी उसी तरह हमारा कर्तव्य है जिस तरह अच्छाई के साथ सहयोग करना। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी ने उनका काम संभाल लिया। कांग्रेस पार्टी दो दलों में विभाजित हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी जैसे लोग गांधी जी से जुड़े रहे। दूसरे लोग नीति में परिवर्तन की मांग करने लगे। शांति बनाए रखने के लिए सरोजिनी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी भले ही जेल में हों, लेकिन उनके आदर्श जीवित हैं, उनमें विश्वास रखो। कांग्रेस ने केनिया में बसे भारतीयों को राह दिखाने के लिए सरोजिनी को वहां भेजा। मुझे सत्याग्रह की शक्ति का उन पर विश्वास जमाना होगा, यही बापू की इच्छा है। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शुरू होने से पहले वह भारत लौट आईं। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी का उनकी इच्छा के विपरीत अध्यक्ष चुन लिया गया। सरोजिनी को अध्यक्ष चुना जाना चाहिए था। इस पद के योग्य तो वह ही थी। अक्टूबर 1925 में जब कांग्रेस का दोबारा अधिवेशन होना नियत था, उसकी वार्षिक बैठक से पहले ही सरोजिनी को अध्यक्ष बनाया गया। सरोजिनी इस सम्मान की पात्र भी हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता को समर्पित कर दिया है। गांधी जी की जय। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी देवी जी की जय। गांधी जी ने कहा, सरोजिनी देवी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं, उनका पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजरा है। दिल की मरीज होने पर भी सरोजिनी कुछ कहने के लिए उठ खड़ी हुई। भारत माता की निष्ठावान बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ के घर को व्यवस्थित करने और उन दुखद झगड़ों के निपटारे का प्रयास करूंगी जो उसकी अखंडता को खंडित करते हैं। उनके भाषण का कर तल ध्वनि के साथ उत्साहपूर्ण
स्वागत किया गया। कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में सरोजिनी ने देश भर का भ्रमण किया और सत्याग्रह का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। कांग्रेस को राजनीतिज्ञों की नहीं, लोगों की आवाज बनना चाहिए। सच्ची नेता तो यह है जो आम आदमी, असली भारतीय को नहीं भूलती। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव ने नारी आंदोलन को भी नई प्रेरणा दी। 1927 में तुमने कुछ सुना? डॉक्टर श्रीमती रेड्डी को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मनोनीत किया गया है। यह सरोजिनी के कारण ही हुआ है। उसने विश्व को दिखा दिया कि महिलाएं भी जिम्मेदारी के साथ काम निभा सकती हैं। सरोजिनी गांधी जी के निरंतर संपर्क में रहीं। गांधी जी उनके समर्पण से काफी प्रभावित हुए। सरोजिनी, तुम्हारे लिए मेरे पास नई योजना है। गांधी जी ने अंततः अपनी बात स्पष्ट की। पाश्चात्य देश भारत की वास्तविक स्थिति से अपरिचित हैं। हाँ, कुछ पत्रकारों ने भारत की गंदी तस्वीर पेश की है। कांग्रेस की प्रतिनिधि की हैसियत से जाकर पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को समझाओ। खुशी से। अक्टूबर 1928 में सरोजिनी न्यूयॉर्क पहुंची। पत्रकारों ने उनसे भेंट की। मैडम नायडू, आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? भारत के बारे में सच्चाई बतलाना। हमें अपने स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बताइए। भारत शांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यह अहिंसा का मार्ग है जिसका साकार रूप गांधी हैं। इस तरह विश्व भारत के पुनः जागरण से परिचित हुआ। सरोजिनी लौटी तो भारत की राजनीतिक स्थिति अस्त व्यस्त थी। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस तत्काल कार्यवाही की मांग कर रही थी। आज़ादी अभी लेंगे, स्वराज्य। ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव किया। गांधी, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना और सरोजिनी भारत के राष्ट्रमंडल मंडल के अंदर आज़ादी देने के लिए वायसराय से मिले। सम्मेलन को किसी एक दिशा के लिए वचनबद्ध करना असंभव है। भेंट निष्फल साबित हुई। गांधी जी साबरमती चले गए। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक साबरमती में हुई। सरोजिनी भी वहां उपस्थित थी। हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए। असहयोग करने के साथ अब हमें कर देने भी बंद करने होंगे। हमारे अभियान की शुरुआत नमक पर लगाए गए कर से होगी। नमक भगवान की देन है, उस पर हम कर क्यों दें? इससे गरीब कितने उत्पीड़ित हैं। अगर यह कहकर रद्द नहीं किया जाता, हम डांडी मार्च करेंगे और खुद नमक बनाएंगे। सरकार भले ही हमें गिरफ्तार करे। वायसराय ने कोई कदम नहीं उठाया। कर जारी रहा और प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू हुआ। गांधी जी ने इस अभियान की विस्तृत योजना बनाई थी। महिलाओं को उसमें शामिल होने की मनाही थी। मैं अभियान में भाग नहीं ले सकती, लेकिन जब जुलूस डांडी पहुंचेगा तो मैं वहां जरूर रहूंगी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 72 अन्य लोगों ने समुद्र तट के लिए 200 मील लंबी पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान किया। महात्मा गांधी की जय। 24 दिन बाद वे डांडी पहुंचे। सरोजिनी उन्हें वहीं मिली। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ हिंसा भी हो सकती है। मैं और सभी नारियां इस संघर्ष में आपके साथ हैं। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी के नेतृत्व में स्वयंसेवक समुद्र तट पर पहुंचे। गांधी जी ने झुककर थोड़ा सूखा नमक उठाया। गांधी जी की जय। यह आवाज़ सुनते ही हजारों लोग पानी में उतर गए और अपने बर्तन खारे पानी से भर लिए। अभियान चलता रहा। पुलिस गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। हमारे सत्याग्रहियों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वे शांत हैं। अगर कोई गड़बड़ी हुई बापू, तो मैं उन्हें शांत करने का प्रयास करूंगी। 5 मई 1930 की रात। पुलिस बापू को पकड़ने आ रही है। डरो मत भाई, बापू खुशी खुशी जाएंगे। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भारतीय सिपाहियों के साथ गांधी जी को गिरफ्तार करने आया। मिस्टर गांधी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। घबराने की बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। मेरे समर्थक कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। अधिकारी यह अनुशासन देखकर हैरान हो गया। जैसे ही बापू पुलिस के साथ चले, सरोजिनी ने कहा, भगवान आपकी रक्षा करे बापू, मुझे हर गतिविधि की सूचना देती रहना। अब्बास तैयबजी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों को घर घरसाना नमक स्थल की ओर ले जाना था। तैयबजी को निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने बापू से अभियान जारी रखने का वादा किया है। मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगी। तैयबजी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी ने 25,000 स्वयंसेवकों का नेतृत्व संभाल लिया। भारत की प्रतिष्ठा अब तुम्हारे हाथ में है। हिंसा मत अपनाना। लाठियों के जवाब में तुम्हें हाथ तक नहीं उठाना है। सरोजिनी ने अपनी शांतिपूर्ण सेना की अगुवाई की। इंकलाब जिंदाबाद। नमक स्थल पर ब्रिटिश पुलिस का कड़ा पहरा था। हमें आदेश मिले हैं कि धरसाना पहुंचने से पहले ही सत्याग्रहियों को घेर लिया जाए। वे हजारों की संख्या में हैं। हम पर हमला कर दें
तो हमारे पास लाठियां हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। धरसाना पहुंचने से पहले ही स्वयंसेवकों को रोक दिया गया। वे चिल्लाती धूप में बैठ गए। तनाव बढ़ने लगा। एकाएक लाठी चलाओ। कितना भी मारे पीटे, तुमको हाथ नहीं उठाना है। स्वयंसेवकों पर निर्दयता से लाठी प्रहार किए गए, लेकिन उन्होंने जवाब में कोई हिंसा नहीं की। एक पुलिस अधिकारी सरोजनी के पास आया। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैं चलती हूँ, पर तुम दूर रहो। सरोजनी देवी जिंदाबाद। जाने से पहले सरोजनी ने पुलिस अधिकारियों से कहा, हमें दया की ज़रूरत नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरोजनी को यरबदा जेल पुणे ले जाया गया। गांधी जी वहां पहले से ही थे। सरोजनी को 1931 में छोड़ा गया। गांधी जी और सरोजनी ने अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर एक बार फिर मिलकर काम किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन की इसकी दूसरी बैठक में भी हिस्सा लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारत लौटते ही गांधी जी और सरोजनी दोनों को उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया गया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने हिंदुओं और हरिजनों के लिए भिन्न चुनाव पद्धति अपनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रकट किया और आमरण उपवास कर दिया। बापू का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें ज़्यादा थकावट ना हो। गांधी जी को सबसे अलग रखा गया था। उन्हें मुलाकातियों से मिलने की छूट दी गई। जेल अधिकारियों ने सरदार पटेल, महादेव देसाई और सरोजनी को उनके पास रहने की अनुमति दे दी। सरोजनी सभी आगंतुकों को जांचती थी और उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देती थी। श्यामराव, तुम कल ही बापू से मिले हो, आज फिर मैं मिलने नहीं दूंगी। मेरे साथ मिस बार हैं, जो उनकी अनुयायी हैं, यह उनसे मिलना चाहती हैं। सरोजनी नर्म पड़ गई। अगर ऐसा है तो कल आना, आज वह बहुत थके हुए हैं। यह किस तरह उनकी चौकसी करती हैं, यह तो जेलर से भी सख्त हैं। आमरण उपवास के 13वें दिन सरोजनी बहुत चिंतित हुई। मुझे बापू के लिए चिंता हो रही है। ईश्वर करे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उनके सुझाव स्वीकार कर लें। उस शाम गांधी जी के सुझाव स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने उपवास तोड़ दिया। वैष्णव जन को सरोजनी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। गांधी जी अभी जेल ही में थे। 8 मई 1933 को गांधी जी ने फिर से उपवास कर दिया। बापू आज दोपहर उपवास शुरू कर देंगे, मुझे ये संतरे जेल भेजने चाहिए। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण अधिकारी घबरा गए और उसी शाम, श्रीमती नायडू, गांधी जी को आज रिहा कर दिया जाएगा, आप उन्हें सूचित कर सकती हैं। सरोजनी खुशी खुशी जेल पहुंची। बापू, मैं आपको लेने आई हूँ, चलो मैं आपकी सब किताबें समेट लेती हूँ। मैं श्रीमती थैकर से के घर में उपवास जारी रखूंगा। सरोजनी ने गांधी जी की अच्छी तरह सेवा की। कुछ सप्ताह बाद वह आश्रम लौट गए। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। सरोजनी उनके साथ थी। श्रीमती नायडू, आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक बार फिर हम सब पुणे में इकट्ठे होंगे। आगा खान महल में गांधी, कस्तूरबा और मीराबेन को कैद कर दिया गया। गांधी जी इस समय 73 वर्ष के थे और सरोजनी 63 वर्ष की। हमें निराश नहीं होना चाहिए, जीवन वैसे ही सामान्य ढंग से चलना चाहिए। सरोजनी अपने साथियों का भी ध्यान रखती। मीराबेन बीमार हैं, मुझे उनके लिए कुछ खास खाना बनाना चाहिए। सरोजनी की देखभाल मीराबेन कभी नहीं भूल पाई। अपने लोगों से अलगाव के विरोध में गांधी जी ने उपवास करने का निर्णय किया। व्रत से एक दिन पहले, बापू, आपका उपवास कस्तूरबा को मार डालेगा। डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। सरोजनी गंभीर रूप से बीमार हो गई। बापू की स्थिति भी चिंताजनक थी। जेल के कार्यालय में श्रीमती नायडू पर चिकित्सा का असर नहीं हो रहा है। मैं उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा। अगर उनकी मृत्यु जेल में हो गई तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। सरोजनी को बिना शर्त छोड़ दिया गया। उन्हें स्ट्रेचर पर जेल से ले जाया गया। सरोजनी ने कुछ दिन हैदराबाद में आराम किया और एक बार फिर भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ी। उनका अगला महत्वपूर्ण कार्य एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता थी। हम यहाँ एशिया की एकता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रेम से ही विश्वास का उद्धार संभव है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत की शक्ति हस्तांतरण शुरू हुआ। आज़ादी की पूर्व संध्या पर सरोजनी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इतने सुयोग्य राज्यपाल को पाकर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, एक महान देशभक्त। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई। सरोजनी ने देश को संबोधित किया। पिता, आप आराम ना करना, ना ही हमें आराम करने देना। हमें प्रतिज्ञाबद्ध करना, हमारे वायदे पूरा करने के लिए हमें शक्ति देना। वृद्धावस्था और बीमारी ने सरोजनी पर असर दिखाया। 10 फरवरी 1949 को दिल्ली में सरोजनी बीमार पड़ गईं। तुम्हें आराम करना चाहिए सरोजनी,
लखनऊ में आराम करूंगी। लखनऊ में उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। 1 मार्च को रात को वह अचानक उठ बैठी। नर्स, मुझे गाकर सुनाओ खुशी से। 2 मार्च को सुबह 3:30 बजे भारत की सुविख्यात बेटी चल बसी। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।